हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 वीडियो सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन। आज इसकी लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम 3D डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, ये जनरलाइजेशन है हमारे डिराक डेल्टा फंक्शन का जो अभी तक हमने 1 डायमेंशन में ही पढ़ा है ना। तो आप इसे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं भाई, साथ के साथ प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी कभी भी पूछी जा सकती है, किसी को भी मैं कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकती, सारी ही बराबर इंपॉर्टेंट है और आती ही हैं। ये तो मस्ट है, डिराक डेल्टा का क्वेश्चन ही मस्ट है, इसीलिए मैं करा रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको छोड़ भी सकती थी क्योंकि 95% काम आपका यूनिट का हो गया था। अभी इसके होते 100% आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अभी जनरलाइज कर लेते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को। वो है, मैं कर रही हूँ उसका जनरलाइजेशन 3D डिराक डेल्टा फंक्शन में। ठीक है, देखें इसमें लिखते हैं हम बाय जनरलाइजिंग the Dirac delta function, Dirac delta function in 3D। कैसे जनरलाइज करेंगे हम? जनरलाइज करते हैं इसको तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं, डेल्टा क्यूब आर। जैसे अभी तक हम डेल्टा और उसके ब्रैकेट में एक्स या वाई या जेड से शो करते आ रहे थे, अभी हम जब 3D होगा तो हम इसे लिखते हैं डेल्टा क्यूब आर। अगर 2 डायमेंशन है तो डेल्टा 2 आर। बात समझ में आ गई? तो फिलहाल हम इसको लिखेंगे डेल्टा 3 आर। ठीक है, और इसको किस तरीके से शो करेंगे? इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा है वो 3 चीज़ों का फंक्शन है, एक्स का भी है, वाई का भी है और जेड का भी है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि एक डेल्टा एक्स का, वाई का और जेड तीनों का फंक्शन है। बात समझ में आ गई? तो 3D डिराक डेल्टा फंक्शन कैन बी जनरलाइज इन 3D एज। बात समझ में आ गई? ओके, अब इसको मैं नंबर 1 डाल देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप जो डेफिनेशन लिखते हो डिराक डेल्टा फंक्शन की, वो क्या लिखते हो? उसको आप जनरलाइज कर दो 3D में। ठीक है, तो आप किस तरीके से बता देंगे? अच्छा, एक चीज़ आप बता दो यहाँ पे, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम जानते ही हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। ठीक है, अब देखें, देयरफॉर वी कैन डिफाइन एज, किसको? 3D डिराक डेल्टा फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा क्यूब आर वेक्टर डी आर, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हो आप? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ, ये आर नहीं टॉर्क आएगा। टॉर्क का मतलब है वॉल्यूम से, क्योंकि अब आपके 3 डेल्टा फंक्शन है तो भाई इंटीग्रेशन भी फिर 3 ही आएंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए, यानी कि डी एक्स डी वाई डी जेड। बात समझ में आ रही है? अंतर समझ में आ रहा है कि क्या अंतर हो गया? 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन की बात होगी तो डेल्टा 2 आर, और यहाँ पे आप एरिया लिखोगे, डी ए लिखोगे, फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, मतलब जो जो भी है, एक्स वाई है, वाई जेड है या एक्स जेड है, उस हिसाब से आप यहाँ पे लगा देना दो दो के। तो अब वैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते ही होगे आप, डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ते ही होगे, है ना, तो कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ जनरलाइज किया है उसको। बात समझ में आ रही है? दिस विल इक्वल्स टू 1 होगा। हम जानते हैं डिराक डेल्टा की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि डेल्टा एक्स डी एक्स अगर उसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, 3D में है तो वॉल्यूम आ जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपने अब तक जितने भी साथ के साथ रूल पढ़े हैं, साथ के साथ प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो सारी की साथ के साथ प्रॉपर्टीज को आप जनरलाइज कर सकते हो इन 3D डिराक डेल्टा फंक्शन। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो मैं सिर्फ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को ही जनरलाइज कर रही हूँ, और जनरली एग्जाम में इसी का जनरलाइजेशन पूछा जाता है, और बाकियों का तो वैसे ही पूछ ले देते हैं 1 डायमेंशन में। ठीक है, तो मैं जनरलाइज कर रही हूँ, जनरलाइजिंग the shifting property of Dirac delta function in 3D। कैसे जनरलाइज करोगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? तो आप जानते हो कि आपको सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करना होता है किसी बिंदु, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर। तो अगर आप शिफ्ट करोगे तो आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना एक,
देख लो पहले, एफ आर डेल्टा आर माइनस आर डैश डी टॉप विल बी इक्वल्स टू, क्या लिखोगे आप? आपको याद है वन डायमेंशन में क्या प्रॉपर्टी थी, कल ही बताई थी। यहाँ देखो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट आपकी थी एफ एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये किस पर डिफाइन है? एक्स बराबर 0 पर डिफाइन है, तो ये वैल्यू फंक्शन में आ जाती है। हमें पता है इसकी वैल्यू f0 आई थी। समझ में आ रही है? ये प्रॉपर्टी हम अच्छे से जानते हैं। इसी प्रॉपर्टी को मैं जनरलाइज कर रही हूँ 3D में। तो आप x की जगह पर क्या लिखोगे? r लिखोगे, है ना, मैंने लिख दिया। ये जो x है उसको ये 0 पर डिफाइन है, ठीक है, पर ये x है तो मुझे 3D में करना है तो मैं r से करूंगी। किस पॉइंट पर करूंगी? 0 से मुझे r डैश पर शिफ्ट करना है। जिसे आपने 0 से x डैश पे शिफ्ट किया था, मैंने उसको r डैश पे शिफ्ट कर दिया। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप भाई इसको ऐसे लिखोगे, 3 तो आएंगे इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये जो एफ आर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ एक्स वाई जेड, यानी कि ये भी तीन चीज़ों का फंक्शन है। ये जो डेल्टा आर माइनस आर डैश है इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश, डेल्टा वाई माइनस वाई डैश और डेल्टा जेड माइनस जेड डैश। बात समझ में आ रही है आपको? और साथ में क्या आ जाएगा? डी एक्स डी वाई और डी जेड। बात समझ में आ रही है? तो ये जो खुद फंक्शन है वो भी 3D है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो भी 3D है। इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके ये जो तीनों, इनको कैसे आप लिखोगे? ये किस पर डिफाइन है? एक्स डैश पर। ये किस पर डिफाइन है? वाई डैश पर। ये किस पर डिफाइन है? जेड डैश पर। ये तीनों वैल्यू किस में आ जाएंगी? फंक्शन में आ जाएगी। यही तो हुआ था यहाँ पर भी, ये एक्स बराबर 0 पर डिफाइन था तो वैल्यू फंक्शन में आ गई थी। तो अब ये वैल्यू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश किस में आ जाएगी? फंक्शन में। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? एफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, या फिर आप इसको एफ आर डैश भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो अब आपका कंप्लीट हो गया है डिराक डेल्टा फंक्शन, और यहाँ पर आते ही आपकी यूनिट सेकंड यूनिट फर्स्ट फिनिश्ड। समझ में आ गई बात आपको? फर्स्ट यूनिट में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, 100% यूनिट करवाई है। हर टॉपिक को अपनी तरफ से जितना हो सकता था अपना बेस्ट दे करके समझाया है। फिर भी अगर आपके कोई इश्यूज हैं, फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, क्योंकि पॉसिबल है कि हर बंदा चीज़ों को अपने अपने हिसाब से लेता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो गई है। तो इसी सिचुएशन में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैंने सोचा था कि शायद कुछ ही क्लासेस लेनी पड़ेगी और फिर अपनी क्लासेस प्रॉपर शुरू हो जाएगी, मे बी उम्मीद थी, लेकिन देखो स्थितियाँ कैसी हैं। इसी स्थिति में इसी तरीके से पढ़ा के आपने भी पढ़ के हमने आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसे कब तक चलना पड़ेगा। तो आज ही हम शुरू कर रहे हैं अपनी सेकेंड यूनिट, ठीक है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है हमारी वो शुरू होती है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। यानी कि अभी जो हम, हालांकि मैं कि कुछ शुरू के टॉपिक ऐसे हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, लाइक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। यूं की यूं डिट्टो सेकेंड यूनिट में भी है आपके सेकेंड ईयर में। बात समझ में आ गई? और मैंने शायद ये आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया होगा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपका रिपीट होगा किसमें? सेकेंड ईयर में। ये मैंने आपको बताया होगा पहले, है ना। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं आपके जो आपके वापस रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इनको हालांकि समझाऊंगी अपनी तरफ से बेस्ट, ताकि आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ाए, सिर्फ पेपर तो दिए नहीं, तो मेरे को लगता नहीं है कि किसी के दिमाग में कुछ होगा, सब कुछ साफ हो चुका होगा मे बी। तो 3-4 और 5 वीडियो फालतू बन जाएगी, लेकिन अब की साल आपके पेपर हो गए, इस चीज़ के उस पर मत रहना आप कि ऐसे ही चलता रहेगा। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले हम समझाएंगे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और भाई पॉसिबल है कि एग्जाम गवर्नमेंट करा दे, एग्जाम का गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है कब उसकी खोपड़ी घूम जाए, ठीक है। ठीक है, तो तुम आप लोग तो सभी यही उम्मीद कर रहे होगे कि पेपर नहीं हुए, लेकिन अभी तो फिलहाल यही है कि फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये वाली बात कि अगर सरकार चाहे या यूजीसी चाहे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर भी करवा सकती है। तो मैं टेंशन नहीं दे रही हूँ आपको, बस एक अलर्ट कर रही हूँ कि कहीं आप बेफिक्र हो गए हो कि अब पेपर तो है नहीं, ठीक है। तो फिर भी आप थोड़े कांटेक्ट में रहना, इन्फॉर्मेशन रखना आपने, कहीं किसी दिन पता चले कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी पेपर हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि चांसेस बहुत कम है, 10% ही चांस है, ठीक है। चले खैर,
STR शुरू कर रहे हैं हमारा। STR थ्योरी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है इसको, इसमें हमने 2 पॉस्टुलेट्स लास्ट टाइम पढ़े थे। फर्स्ट पॉस्टुलेट यानी कि इसका फर्स्ट अभिग्रही देखिए, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि ये इस साल है कम है, क्वेश्चन बराबर से पूछे जाते हैं, है ना, थोड़ा कभी कभी तरीका उनका बदल जाता है, बाकी आती है ये इस साल भी पूछी जाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है? फर्स्ट पॉस्टुलेट ये कहता है कि भौतिकी के सभी नियम यानी कि फिजिक्स के जितने भी रूल्स हैं वो अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होते हैं तो वो उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लागू होंगे। यानी कि अगर आपके पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है एस और दूसरा है एस डैश, इसका है ओरिजिन ओ और इसका है ओ डैश। ठीक है, तो अगर कोई फिजिक्स का रूल एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू हो रहा है, ठीक है, तो वो रूल यूं कि यूं इस एस डैश फ्रेम में भी लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये एस डैश फ्रेम एक नियत वेग v से गतिशील होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इफ एस डैश इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओनली इन दैट केस फर्स्ट पॉस्टुलेट विल बी एप्लीकेबल, मीन्स ऑल रूल्स ऑफ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल इक्वली एप्लीकेबल फॉर द एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि एस के सारे रूल डिट्टो एस डैश में लगेंगे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रही है तो। समझ में आ गई? तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? आप ये कहेंगे कि ऑल द इंसिडेंट्स इन द स्पेस आर इक्वल टू द frame of references moving with constant velocity। मतलब क्या है कि मुक्ताकाश में घटित सभी भौतिक घटनाओं के जो नियम हैं वो परस्पर नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में क्या करते हैं? एक समान होते हैं। इसी रूल को हम क्या बोलते हैं? तुल्यता का सिद्धांत। यानी कि ये जो पॉस्टुलेट हमने पढ़ा है इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस या तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, दिस पॉस्टुलेट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। बात समझ में आ गई? तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस या तुल्यता का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स के जितने भी फंडामेंटल रूल्स अगर एक फ्रेम में लग रहे हैं तो वो दूसरे फ्रेम में भी बराबर से लगेंगे। बात समझ में आ गई? सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहता है? अच्छा, दूसरे में तभी लगेंगे जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, मैंने बता दिया यहाँ पे। सेकंड पॉस्टुलेट देखें, सेकंड पॉस्टुलेट है अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि सेकंड पॉस्टुलेट ये कहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, यानी कि जिसकी वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी कि ये एक सार्वत्रिक नियतांक है। यानी कि ये हर जगह ब्रह्मांड में हर जगह ये फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, ना तो ये डायरेक्शन चेंज होने से बदलता है, ना ये वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होने से बदलता है। कुछ भी लगा दो आप, दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है कोई भी कंडीशन इसको इफेक्ट नहीं करती, हर जगह आप जहां भी जाएंगे दिस विल बी कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? तो आप इसको किस तरीके से बताएंगे? C इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट मीन्स इट इज सेम फॉर ऑल द कंडीशंस एंड इट डज नॉट इफेक्ट बाय द चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गई? और मैं बता देती हूँ हिंदी वाले कैसे लिखेंगे कि मुक्ताकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग जो है वो अचर रहता है, बदलता नहीं है। यानी कि प्रकाश का वेग क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, यह वेग दिशा पर निर्भर नहीं करता, प्रेक्षक या स्रोत की गति पर भी निर्भर नहीं करता। तो अब मैं लिख ही देती हूँ इसको, किस तरीके से बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस
postulate velocity of light is always invariant. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये लाइन आप इसके बाद में लिखना. ठीक है, आगे देखिए. दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन direction and the relative motion between source and observer. समझ में आ गई. सेकेंड पॉस्टुलेट ये बताया. तो दीज आर टू पॉस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर थ्योरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स. इसी पे बेस्ड है हमारी पूरी एसटीआर थ्योरी. ठीक है, अब कल हम शुरू करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपने पढ़ रखा है. तो आप कृपा करके अपना जो पुराना रजिस्टर है उसको देख लेना, कहाँ उस पर धूल छा रही है, उसको निकालना फिजिक्स के रजिस्टर को, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार रिमाइंड कर लेना देख करके, ताकि कल मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको फटाफट समझा सकूँ आपको. ठीक है, तो आप कल एक बार लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेना अपने दिमाग में, ताकि टाइम हमारा कम वेस्ट हो. ठीक है, ओके, थैंक यू.